हेलो छात्र छात्राओं, कैसे हो? आज हम आपको कक्षा 7 के गणित के चैप्टर आंकड़ों का प्रबंधन, उसके बारे में सबसे पहले हम सामान्य जानकारी जुटाएंगे कि आंकड़े क्या होते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास सामान्य जानकारी होगी वो आंकड़ों की होगी कि आंकड़े क्या होते हैं। ठीक है ना? तो आंकड़े जो है वो सूचनाओं का एक संग्रह होती है। विभिन्न स्रोतों से हम जहाँ जहाँ से भी हम जो सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं, सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उनको हम आंकड़े कहते हैं। तो इस प्रकार सूचनाओं का संग्रह या उनकी जानकारी, ये आंकड़े कहलाते हैं। जैसे किसी कक्षा में छात्र छात्राओं की संख्या, कि उस कक्षा में कितनी छात्र हैं, कितने छात्राएं हैं। एक किसी कक्षा के विद्यार्थियों की ऊंचाइयां, उनकी जानकारी प्राप्त करना। एक खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन या एक गेंदबाज द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या, ये सभी आंकड़े होते हैं। या किसी स्टेट की जनसंख्या, उसमें कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, ये सब आंकड़े हैं। तो सूचनाओं का एक प्रकार का एक संग्रह है, और सूचनाओं के संग्रह को ही हम आंकड़े कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ आंकड़े, उनकी परिभाषा, हम आंकड़ों की परिभाषा इस प्रकार से लिखेंगे कि सूचनाओं का संग्रह या जानकारी सूचनाओं का संग्रह या जानकारी इकट्ठा करना आंकड़े कहलाते हैं। जानकारी इकट्ठा करना आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है? सूचनाओं का संग्रह या जानकारी इकट्ठा करना, ये आंकड़े होते हैं। जैसे किसी कक्षा में छात्राओं की संख्या, उस कक्षा में कितने छात्र हैं, कितनी छात्राएं हैं। ठीक है? किसी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन आदि आंकड़े कहलाते हैं। आदि आंकड़े कहलाते हैं। आंकड़े कहलाते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, बहुत सारी सूचनाएं आ जाएंगी। तो इस प्रकार से हम इनको समराइज करते हैं कि इनको हम आंकड़े कहते हैं। अब है उनका प्रबंधन करना। अब प्रबंधन किसे कहते हैं? अर्थात आंकड़ों का प्रबंधन क्या होता है? आंकड़ों को प्राप्त करके उनको सारणीबद्ध करना और उनसे कुछ निष्कर्ष प्राप्त करना, वो जो है आंकड़ों का प्रबंधन कहलाता है। ठीक है ना? तो आंकड़ों को प्राप्त करके
सारणीबद्ध करना तथा उनसे निष्कर्ष निकालना तथा से कुछ निष्कर्ष प्राप्त करना, उससे निष्कर्ष निकालना या प्राप्त करना, निकालना, ठीक है ना। निकालना आंकड़ों का प्रबंधन कहलाता है। आंकड़ों का प्रबंधन कहलाता है, ठीक है। अर्थात प्रबंधन क्या होगा, आंकड़ों को प्राप्त करके उनको सारणीबद्ध करना और उससे कुछ निष्कर्ष निकालना हम आंकड़ों का प्रबंधन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं कि किसी कक्षा में, जैसे किसी कक्षा में जो है विद्यार्थियों के द्वारा गणित की मासिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक, माना, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे माना किसी कक्षा में एक परीक्षा में, किसी कक्षा में एक परीक्षा में विभिन्न छात्रों द्वारा जो प्राप्त किए गए अंक हैं, प्राप्त अंक हैं, माना वो ये हैं, देखिए, जैसे मानो उन्होंने अंक प्राप्त किए हैं 2, 5, 3, 7, 8, 6, 4, ठीक है ना। अब इनको हमने जो है सारणीबद्ध करना है, जिससे कि हमें कुछ जानकारी प्राप्त हो सके कि कितने विद्यार्थियों ने जो है 5 अंक प्राप्त किए हैं, 2 अंक प्राप्त किए हैं, या इनमें से कोई भी अंक प्राप्त किया है, तो कितने विद्यार्थी हैं, उससे जो हम निष्कर्ष निकालेंगे वो सारणी बनाकर उससे हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सारणीबद्ध करेंगे इनको, तो पहले लेंगे हम यहाँ अंक, ठीक है, फिर मिलान, मिलान चिन्ह, और यहाँ लिख देंगे छात्रों की संख्या, ठीक है। अब यहाँ हम अंक लिख लेंगे। अब अंक देखिए, यहाँ पे छोटी संख्या से शुरू करेंगे, जैसे 2 अंक जो है एक ही छात्र ने प्राप्त किए हैं, देखो, तो मिलान चिन्ह हो जाएगा ये, है ना। एक छात्र ने 2 अंक प्राप्त किए हैं, तो उसको हम इस प्रकार से एक खड़ी रेखा से उसको व्यक्त करेंगे। छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। अब उसके बाद 3 अंक जो हैं कितने छात्रों ने प्राप्त किए हैं, 3 अंक एक ही छात्र ने प्राप्त किए हैं, तो मिलान चिन्ह भी ये हो जाएगा, छात्र संख्या भी ये हो जाएगी, ठीक है ना। अब जो है 3 के बाद हम 4 लेते हैं। 4 अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं, मान लेते हैं यहाँ एक विद्यार्थी और लेते हैं, तो 4 अंक जो हैं कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं, 1 और 2। तो यहाँ जो है हम मिलान चिन्ह में 2 खड़ी रेखाएं बनाएंगे और यहाँ छात्रों की संख्या लिख देंगे 2। 5 अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं, 1 विद्यार्थी ने, मिलान चिन्ह 1, छात्रों की संख्या भी 1, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 5 के बाद है हमारा 6 माना, यहाँ अगर हम इतने और बढ़ाते हैं तो यहाँ माना 6 जो है, 6 अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं, 1, 2 और 3, 1,
2, 3 मिलान चिन्ह में यहाँ आ जाएगा 3। ठीक, इसी प्रकार से 7 अंक जो है एक विद्यार्थी ने प्राप्त किया, तो मिलान चिन्ह ये, और यहाँ छात्रों की संख्या 1। 8 अंक भी एक विद्यार्थी ने प्राप्त किया है, तो उसकी भी मिलान चिन्ह 1 और यहाँ 1। तो इस प्रकार से इस सारणी को बना करके हमें क्या निष्कर्ष प्राप्त हो रहा है कि जो 6 अंक हैं वो कितने विद्यार्थी प्राप्त कर रहे हैं? 6 अंक 3 विद्यार्थी प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, ठीक है ना, ये 6 अंक जो हैं हमारे 3 विद्यार्थी प्राप्त कर रहे हैं। बाकी 2 अंक हैं एक विद्यार्थी प्राप्त कर रहा है, 3 अंक एक ही विद्यार्थी है, 4 अंक जो है 2 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं, 5 अंक जो है एक विद्यार्थी ने प्राप्त किए हैं, और 6 अंक जो है 3 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं, 7 1 और 8 1। तो इस प्रकार इस सारणी से हमें जो है कुछ निष्कर्ष निकल रहा है कि कितने अंक कितने कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को हम सारणी के द्वारा इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। यहाँ पे जो मिलान चिन्ह है उसके बारे में, मिलान चिन्ह भी जो है एक प्रकार से अंकों को लिखने का तरीका होता है। मिलान चिन्ह भी एक प्रकार से अंकों को लिखने के तरीका होता है। अगर एक अंक आया है तो एक को हम एक खड़ी रेखा के द्वारा, 2 को 2 खड़ी रेखा के द्वारा, 3 को 3 खड़ी रेखाओं के द्वारा, 4 को 4 खड़ी रेखाओं के द्वारा, अगर 5 प्राप्त होता है तो उसको इस प्रकार से 1 2 3 4 और 5 के लिए हम इस प्रकार इनको तिरछी रेखा द्वारा काट देते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से ये जो मैं दिखा रहा हूँ है ना, 1 2 3 4 और 5 को इस प्रकार तिरछी रेखा द्वारा उनको काट दिया गया। इसके बाद अगला जो हमारे पास है वो है परिसर। परिसर या रेंज जिसको हम कहते हैं। तो परिसर भी जो है प्राप्त करने के लिए हमें कुछ आंकड़े दिए होते हैं और उससे हमें परिसर निकालना होता है। तो माना हमें जो है ये आंकड़े दे रखे हैं, जैसे हमारे पास आंकड़े दे रखे हैं 4 6 3 12 13 और 11। हमें कहा गया है कि इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है कि परिसर बराबर सबसे बड़ी संख्या ऋण सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंकड़े हमें दे रखे हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या इसमें देखिए हमारे पास है 13, और ऋण सबसे छोटी संख्या कौन है हमारे पास? 4। तो 13 ऋण 4 बराबर 9। तो 9 इन आंकड़ों का जो है परिसर हो जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए कि परिसर निकालने के लिए भी हमें कुछ आंकड़े दिए होते हैं और उसके लिए हमारे पास क्या है, सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है कि परिसर बराबर सबसे बड़ी संख्या ऋण सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 13 है, सबसे छोटी संख्या 4 है, तो हम 13 में से 4 घटा देंगे तो 9 हमारे आंकड़ों का परिसर आ जाएगा। इसके बाद आते हैं हम माध्य। अगला जो हमारे पास माध्य है हमारे पास कि माध्य कैसे निकालते हैं। तो माध्य भी आंकड़े दिए होते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास एक सूत्र होता है कि सभी जो आंकड़े हमें दिए होते हैं उनको जोड़ देते हैं और उनकी संख्या कितनी है उससे उसमें भाग देते हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि माध्य बराबर सभी प्रेषणों का योग बटे
सभी प्रेषणों का, माने जो प्रेषण माने जो हमें डाटा दे रखे हैं, आंकड़े दे रखे हैं, उनको हम जोड़ लेंगे और प्रेषणों की संख्या कितनी है उनको गिन करके उसमें भाग दे देंगे। जैसे माना हमारे पास जो है ये कुछ आंकड़े दे रखे हैं। जैसे माना हमारे पास दे रखे हैं 2, 6, 4, 7, 5, ठीक है। और हमें इनका माध्य ज्ञात करना है। तो सूत्र में क्या है, माध्य बराबर सभी प्रेषणों का योग, इन सबको जोड़ देंगे हम। 2 धन 6 धन 4 धन 7 धन 5 बटे सभी प्रेषणों की संख्या कितनी है, कितने डाटा कितने हैं, कितने आंकड़े हैं, देखो 1 2 3 4 5, 5 का इसमें भाग दे देंगे, है ना। तो जोड़ लेंगे सबको, 6 और 2 8 4 12 और 7 19 और 5 24, तो 24 बटे 5, ठीक है ना। इसमें भाग दे करके इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा माध्य। इसके बाद माध्यक, इसके बाद है माध्यक। माध्यक, अब माध्यक में कैसे ज्ञात करते हैं माध्यक, माध्यक का मतलब होता है सबसे मध्य वाला पद, ठीक है। तो इसमें भी हमें आंकड़े दिए होते हैं और आंकड़ों को सबसे पहले हमें आरोही या अवरोही क्रम में लगाना होता है और उसके बाद देखते हैं कि सबसे मध्य में कौन सा पद है, वही जो है माध्यक कहलाता है। तो सबसे पहले जब माना हमें कुछ आंकड़े दे रखे हैं, इस सवाल के उदाहरण के द्वारा हम जिसको उस माध्यक को समझेंगे। सबसे पहले हम माना कुछ दे रखे हमें 4 6 3 5 2 1 9, माना ये हमें कुछ आंकड़े दे रखे हैं, हमें इसका माध्यक ज्ञात करना। तो सबसे पहले माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें इनको आरोही या अवरोही क्रम में रखना होगा, ठीक है। तो चलो इनको सबसे पहले हम आरोही क्रम में रख देते हैं। तो आरोही क्रम में रखने पर, ठीक है। अब आरोही क्रम में रखेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आएगी 2, सॉरी सबसे पहली संख्या आएगी इसमें 1, फिर 2, फिर 3, फिर उसके बाद है 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 और 6 के बाद आ रही है 9, ठीक है ना। तो ये हमने इनको आरोही क्रम में रख दिया है। अब सबसे मध्य वाला पद कौन सा है, देखो इधर से 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, तो बीच में कौन आ रहा है, सबसे मध्य पद कौन है, 4। तो ये जो है हमारा माध्यक हो जाएगा, है ना। इसलिए माध्यक बराबर 4, ठीक है। अब अगला है बहुलक, जिसे हम मोड भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो बहुलक क्या होता है कि दिए गए आंकड़ों में जो संख्या सबसे अधिक बार आती है या आई हुई होती है उससे हम बहुलक कहते हैं। जो आंकड़े हमें माना दे रखे हैं, हमें आंकड़े, पहले इसकी जरा हम परिभाषा लिखिए कि दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को बहुलक कहा जाता है, बहुलक कहते हैं, ठीक है।
अब इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। माना हमारे पास जो है ये आंकड़े दे रखे हैं 3 4 2 3 2 5 2 7 4 और 3। अब इन आंकड़ों का हमें अगर बहुलक ज्ञात करना है तो इसमें देखना पड़ेगा हमें कि जो संख्या सबसे अधिक बार आ रखी है। अब इसमें देखते हैं हम 3 कितनी बार आया है। देखो 3 आया है 1 2 3। 3 जो है 3 बार आया है। 4 कितनी बार आया है 1 और 2। 4 आया है 2 बार। 2 कितनी बार आया है 1 2 3। 2 भी 3 बार आया है। इसी प्रकार से 1 2 3। हाँ, तो इसमें जो है एक संख्या अगर और ले लेते हैं हम, देखो उससे अच्छी आपकी समझ में आ जाएगी बात। 2 हमने एक बार और ले लिया तो अब 2 कितनी बार हो गए हैं 1 2 3 4 बार आ गया। तो 2 को हम जो है 4 बार यहाँ लिख देंगे। ठीक है। और 5 भी एक बार आया है और 7 भी एक बार आया। तो सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या कौन है 2। ठीक है। तो 2 जो है इन आंकड़ों का बहुलक होगा। समझ रहे ना इस बात को। दिए गए आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार जो संख्या आती है उसे बहुलक कहते हैं। यहाँ पे हमने आंकड़े को कुछ और बढ़ा दिया था तो यहाँ पे आंकड़े दे रखे हैं आपको 3 4 2 3 2 5 2 7 4 3 2। अब देखो 3 कितनी बार आया यहाँ पे 3 बार आया है। देखो 1 2 और 3। 4 कितनी बार आया है 1 2 2 बार। 2 कितनी बार आया है 1 2 3 4 4 बार आया है। ठीक है ना। 5 जो है एक बार आया है। इस प्रकार 7 एक बार आया। तो सबसे ज्यादा बार आने वाली यहाँ पे संख्या है 4। इसलिए बहुलक बराबर 2। इसलिए आंकड़ों का जो बहुलक कितना है बहुलक बराबर 2। ठीक है ना। तो ये कुछ सामान्य जानकारियां थी इस पाठ से पहले। जो प्रश्नावली हम करेंगे तो उसमें उस प्रश्नावली में हम इनका प्रयोग करेंगे तो प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी।